आप सभी का स्वागत हिम ज्ञान कुंज में। इंडियन पॉलिटी के लेक्चर को ही आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमने फेडरलिज्म को डिस्कस कर दिया है। द लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी डिस्कस हो चुका है। बैलेंस अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स भी हो चुका है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी पिछले लेक्चर में कर दिया था। आज जो विषय चर्चा करेंगे जिन विषयों पे वो हैं ये दो, अकाउंटेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है अकाउंटेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जो भी पैसों का लेन देन है उसका जो मैनेजमेंट है वो अकाउंटेबल हो। इसके लिए जो हमारा संविधान है उसके अंदर ही कुछ प्रोविज़न ऑलरेडी निहित हैं। उन प्रोविज़न में सबसे पहला है आर्टिकल 112 के अंडर, जो कहता है कि इसके बारे में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। इसके बारे में कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसको कि हम जनरल टर्म में यूज करते हैं बजट। बजट ऑल्दो एज अ टर्म यूज नहीं किया गया है हमारे संविधान में, वहां पे यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112, जिसमें हम जो भी हमारा रेवेन्यू है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, उसको डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं। और जो प्रोसीजर रहता है बजट का मैं वो भी बताना चाहूँगा। बजट का प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले जो बजट है वो पेश होता है पार्लियामेंट में। उसके बाद उस पर जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन के बाद उसको कट मोशन में लाते हैं। कट मोशन में डिफरेंट डिफरेंट मोशंस होते हैं, जैसे टोकन मोशन भी होता है एक। तो इस तरह से बाद में डिस्कस करूँगा डिटेल में मैंने भी, जब हम डिस्कस कर रहे होंगे बजट के बारे में। तो कट मोशन, जैसे पहले तो जनरल डिस्कशन हो गया, उसके बाद कट मोशन हो गया, उसके बाद है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, और उसके बाद हमारा ये जो बजट है वो पास हो जाता है। जो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी कि बजट, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि उन्हें पेश करना है एनुअली, राइट। अगर कोई सरकार एनुअल बजट या ये बजट पेश ना कर जाए तो वो सरकार भी गिरा दी जाती है। ये भी एक प्रोविज़न होता है इफ़ समवन गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रेजेंट दी बजट, राइट। तो ये तो हो गया एनुअल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जो हम कर रहे हैं थ्रू आर्टिकल 112। उसके बाद आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऊपर, यानी कि कैग। कैग के बारे में हमारे संविधान में कहा गया है आर्टिकल 148 के थ्रू। आर्टिकल 148 कहता है कि भारत में कैग होगा, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करते हैं कि ऑडिट करते हैं अकाउंट्स को, हमारे यूनियन के भी और स्टेट के भी। उसके बाद क्या करते हैं कि ये इन दोनों को ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं एनुअली, और इस एनुअली रिपोर्ट को फिर ये सबमिट करते हैं किसे, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, रिस्पेक्टिव स्टेट्स की जो भी कंसर्न स्टेट हैं उसे। गवर्नर पेश करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रेसिडेंट जी प्रेजेंट करते हैं इसको पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में जो इसका फाइनल एग्जामिनेशन होता है एनुअल रिपोर्ट की कैग का। और एक और बात बता दूं, जो ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, ये बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनली कैग के ऊपर कि इन्हें करना ही करना है। अंडर आर्टिकल 151 कैग इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंड टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 151, राइट। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो कैग की फाइनल रिपोर्ट है उसको कौन चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, हमारी पैक यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। हमारी लोकसभा में 15 होते हैं, राज्यसभा से इसमें 7 मेंबर्स आते हैं, राइट। पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करती है कैग की रिपोर्ट को, जो फाइनल चेक करती है। उसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो ये हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको लग गया ना आइडिया कि किस तरह से जो फाइनेंस मिनिस्टर उसको अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो आर्टिकल 112 बताया मैंने आपको, 112, राइट। आर्टिकल 112 बताया, उसके बाद कैग के बारे में बताया आर्टिकल 148 में, उसके बाद बताया कि उसको एनुअली रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी आर्टिकल 151। तो दैट इज इट। आगे पढ़ेंगे हम इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। क्या वो प्रोविज़न है हमारे संविधान में जिसके थ्रू हम जो हमारे सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर कर सकें।
ऐसा ना हो कि वो एक्ट करे ऑन द एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? चीफ मिनिस्टर साहब हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, या फिर जो मंत्री हैं, तो उनके इशारों पे वो ना काम करें और वो इंडिपेंडेंट होके काम करें, न्यूट्रल वे में काम करें। तो इसके लिए कुछ ऑलरेडी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जैसे जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे कि IAS हो गए, IPS हो गए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होगी, तो जो भी ये ऑल इंडिया सर्विसेज वाले हैं ये आते हैं अंडर आर्टिकल 312। यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसके बारे में कहाँ डिस्कस किया है? आर्टिकल 312 में। राइट, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद जो प्रोविजंस मैंने बताए थे आपको, जिससे कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे सिविल सर्वेंट है या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड बंदे हैं उनका जो रोल न्यूट्रल रहे, वो कैसे इंश्योर कर रहे हैं? तो पहला है प्रोटेक्शन इन रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं उनको? प्रोटेक्शन इन रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या है कि जो आर्टिकल 309 है, इसमें क्या प्रोविजन है कि जो हमारा आर्टिकल 309 है वो इंपावर कर रहा है किसको? पार्लियामेंट को भी और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको भी। ध्यान से सुनिए, जो आर्टिकल 309 है वो क्या कर रहा है? वो इंपावर कर रहा है पार्लियामेंट को भी और जो हमारा स्टेट का लेजिस्लेचर है उसको भी, कि वो अपने हिसाब से जो भी रिक्रूटमेंट है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। उसके लिए जो भी कंडीशन ऑफ सर्विसेज बनानी है वो भी बना सकते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। यूनियन सर्विसेज के लिए यूनियन बना देगी, स्टेट सर्विसेज के लिए स्टेट सर्विसेज तैयार कर लेंगी। ठीक है, तो क्या इंश्योर कर रहा है कि जो उसकी रिक्रूटमेंट है, जो भी उससे रिलेटेड रेगुलेशंस हैं रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विसेज के, वो रिस्पेक्टिव, अगर स्टेट सर्विसेज है तो स्टेट डिसाइड कर लेगी, अपने स्टेट सर्विस अपनी लेजिस्लेशन में पास कर लेगी, और जो पार्लियामेंट है वो अपनी जो हमारी यूनियन सर्विसेज है उनके लिए बना देगी लॉ अंडर आर्टिकल 309। अंडर आर्टिकल 309 जो भी रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विसेज है वो डिसाइड करेंगी रिस्पेक्टिव स्टेट्स अकॉर्डिंगली, और जो यूनियन सर्विस है उसके लिए पार्लियामेंट। राइट, एक चीज हो गई आर्टिकल 309। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर है ये किसके अंडर प्रोवाइड करा रहे हैं हम? अंडर आर्टिकल 310। सीरियल में ही है ये, आप याद रखिएगा। 312 मैंने आपको बता दिया ऑल इंडिया सर्विस, सॉरी ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कहता है। उसके बाद मैंने जो रिक्रूटमेंट का बताया वो बताया 309 में। अब डिस्कस कर रहे हैं हम आर्टिकल 310 जो कि किसके बारे में बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर में क्या क्या है? कहा गया है कि जो भी सैलरी होगी और जो फिक्स टेन्योर होगा सिविल सर्विसेज का, किसी भी पोस्ट या जो इसमें भी वो अपॉइंट हुए हैं सिविल सर्वेंट, उसको आप अपनी मर्जी से, अगर मान लो आपने वो, जैसे कोई सिविल सर्वेंट ने ज्वाइन किया किसी पोस्ट में पर्टिकुलर, मान लो क्लर्क बने वो, या फिर SDM ही बन गए, और कल दिन को क्या कर रहे हैं कि आपने वो SDM की पोस्ट मान लो एबोलिश कर दी, देयर इज सम सर्कमस्टांसेस, आपने वो SDM की पोस्ट एबोलिश कर दी, तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब विदाउट मतलब बस आपने सस्पेंड कर दिया आपका हो गया, ऐसा नहीं होगा। देयर इज नीड टू ग्रांट प्रॉपर कंपनसेशन। अब जैसे SDM की पोस्ट तो रही, उनकी सैलरी सुलरी चली गई, तो देर इज नीड टू ग्रांट प्रॉपर कंपनसेशन टू द सिविल सर्वेंट कंसर्न इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ दिस आर्टिकल। सिंपल शब्दों में आपको बताएं तो आर्टिकल 310 क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है टेन्योर की। अगर आपने किसी को अपॉइंट किया है और उसी को पोस्ट को आप एबोलिश भी कर दे रहे हैं, तो ये अब आपके ऊपर है कि, सॉरी 300 या 310 में ही है ये, तो ये अब आपकी ड्यूटी है कि आपको उसको प्रोवाइड करनी है जो भी कंपनसेशन है वो, क्योंकि अब तो जॉब रही नहीं उसके पास, पर आपने अपॉइंट किया था, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कोई कंपनसेशन भी प्रोवाइड करें। राइट, उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड कंपनसेशन देना है उस सिविल सर्वेंट को जिसको आपने हटाया है। तो ये ऑब्लिगेशंस किसके ऊपर है? आपके ऊपर है अंडर आर्टिकल 310। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्शन इन डिसिप्लिनरी एक्शन। जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे उसमें भी कुछ प्रोटेक्शन देंगे हम। ये जो डिस्कस करते हैं हम, जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं डिसिप्लिनरी एक्शन के थ्रू, ये डिस्कस करते हैं हम आर्टिकल 311। तो देख रहे होंगे आप सीरियल में, ये 309, 310, 311। आर्टिकल 311 में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं डिसिप्लिनरी एक्शन के थ्रू। इसका मतलब ये है कि कोई भी मेंबर पब्लिक सर्विसेज में
अगर डिसमिस कर रहा है किसी पोस्ट को, मतलब वो उससे सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहिए। मतलब समझाता हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर, ये किस में है? प्रोटेक्शन डिसिप्लिनरी एक्शन में आर्टिकल 311। 311 कहता है कि जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना, मान लो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी रही है एसडीएम, और ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू आपकी सर्विसेज। मान लो पहले आप थे एसडीएम, फिर बन गए आप डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मान लो प्रमोशन के थ्रू इन फ्यूचर। तो जब आप प्रमोट होंगे ना डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, वो वही नहीं रहेगी जो एसडीएम के टाइम पे थी। नो, अपॉइंटिंग अथॉरिटी शुड ऑल्सो चेंज एज यू प्रमोट टू नेक्स्ट लेवल। तो यही कह रहा है आर्टिकल 311 भी कि जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी उससे जो सबॉर्डिनेट है वो आपको डिसमिस नहीं कर सकता कभी भी। यानी कि जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, मान लो एसडीएम, तो अब ऐसा नहीं है कि जो बीडीओ है वो आपको रिमूव कर दे। मतलब जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो, या उससे जो अबव रैंक के ऑफिसर्स हैं वो ही आपको डिसमिस कर सकते हैं, पर आपसे जो सबॉर्डिनेट है दे आर नॉट एम्पावर टू डिसमिस यू। ये कहता है आर्टिकल 311 कि जो आपकी सबॉर्डिनेट हैं वो आपको रिमूव नहीं कर सकते। दूसरा क्या कहता है कि जो भी आपके खिलाफ चार्जेस हैं, पहला तो मैंने बता दिया कि जो आपको डिसमिस कर सकता है वो आपसे आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो हो, या उससे अबव रैंक का हो, हायर रैंक का हो। तीसरी बात जो कह रहा है डिसिप्लिनरी एक्शन में अंडर आर्टिकल 311 या अंडर आर्टिकल, फिर से अंडर आर्टिकल 311 में जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो भी आपके खिलाफ चार्जेस हैं वो आपको बताने, जो भी आपके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं वो आपको इन्फॉर्म करने होंगे उनको, और आपको एक रिजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है डिफेंड करने की भी उनको। जो भी आपके खिलाफ चार्जेस हैं डिसिप्लिनरी एक्शन के वो आपको कन्वे करने होंगे अथॉरिटी को, और जो रिजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे वो आपको उनको डिफेंड करने के लिए भी। दूसरा है कि जो एक डेडिकेटेड इंक्वायरी कमेटी क्रिएट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके ऊपर। जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो क्या करेंगे कि एक डेडिकेटेड इंक्वायरी कमेटी क्रिएट करेंगे इस पूरे प्रकरण के लिए। एक बारी ब्रीफ में कंक्लूड करता हूँ। जो प्रोटेक्शन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन है आर्टिकल 311 में है। इसमें 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो आपका डिसमिसल, आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उस वो या उससे हायर रैंक का कर सकता है, सबॉर्डिनेट नहीं कर सकता। दूसरा कह रहा है कि जो भी आपके खिलाफ चार्जेस हैं वो आपको बताने होंगे, आपको प्रॉपर चांस दिया जाएगा डिफेंड करने का। तीसरी चीज़ ये बता रहा है कि जो है उनको एक डेडिकेटेड इंक्वायरी कमेटी भी बनानी पड़ेगी, डेडिकेटेड इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ेगी जो डिसाइड करेगी आपके चार्जेस को जो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लग रहे हैं। तो ये 3 प्रोविज़न हैं जो आर्टिकल 311 के थ्रू इंश्योर कर रहे हैं क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। इससे पहले हमने डिस्कस कर दिया 310, उससे पहले डिस्कस कर दिया 309। 309 में आपको बताया था मैंने कि रिक्रूटमेंट और जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है वो स्टेट और हमारी जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी अकॉर्डिंगली जिनकी जिनकी सर्विसेज है। उसके बाद 310 में था हमारा टेन्योर का, कि जो भी अगर मान लो आपकी जॉब छोड़ा देते हैं, एबोलिश कर देते हैं, तो आपको प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो बाइंडिंग है उनके ऊपर, राइट। तो 311 भी हो गया जिसमें डिसिप्लिनरी एक्शन है, ये तीनों चीज़ें बता दी। अब डिस्कस करेंगे हम प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कि जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंशन रहे। ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी अंडर आर्टिकल 320। यानी कि जो प्रोटेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहा है वो किसके अंडर आती है, आर्टिकल 320 के अंडर। ठीक है, पब्लिक में वो दोनों ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही आएगा। जैसे यूपीएससी है वो भी आ जाएगा, और जो हमारा जैसे हिमाचल में एचपीपीएससी है वो भी आ जाएगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आती है अंडर आर्टिकल 320। इसमें जॉब के हिसाब से होगा, एसडीएम है तो मान लो हिमाचल का एसडीएम है तो एचपीपीएससी देखेगा, और आईएएस है तो यूपीएससी देखेगा। तो ये दोनों आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी मेजर डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं लेने आपको, जैसे मान लो आपको डिसमिस करना है सर्विसेज से, या कंप्लीटली रिमूव करना है आपको आपकी पोजीशन से, या फिर आपको डिमोट करना है, या तो ये सारे जो कंपल्सरी रिटायरमेंट ले लिया आपने उसको विद होल्ड करना है आपकी प्रमोशन को, या फिर आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट देनी है, मतलब जो भी ये प्रोविजंस हो गए
इनको आप लेंगे विद दी एक बार आप किसको जाएंगे, किसके पास कंसल्ट करेंगे, यूपीएससी या एसपीएससी से। विदाउट उनके कंसल्ट के आप ये डिसीजन नहीं दे सकते, राइट। जो भी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आपका ना जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एज ए गार्जियन एक्ट कर रहा है, और जो भी कोई एग्जीक्यूटिव है उसको एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा यूपीएससी से, अगर मतलब आईएएस है मैंने बताया था आपको, और एस जो भी हमारा जैसे हिमाचल के केस में है तो एचपीपीएससी के साथ एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। किन मैटर्स पे, जैसे कि आपको डिसमिस कर रहे हैं सर्विसेज से, या फिर रिमूवल कर रहे हैं आपकी जो पोजीशन थी, या डिमोशन कर रहे हैं आपका, या आपकी जो प्रमोशन है उसको विद होल्ड कर दिया हुआ है, या आपको बोलेंगे नहीं जी आप तो कंपल्सरी रिटायरमेंट लो। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो तभी ले पाएंगे एक बार इनको कंसल्ट करना पड़ेगा, किससे, पब्लिक सर्विस कमीशन से। ये कौन कह रहा है, आर्टिकल 320 कह रहा है ये। दूसरा है कि जो भी डिसीजन है लीगल रीइंबर्समेंट का किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, उसमें भी कंसल्ट करना पड़ेगा। पहला तो बता दिया था ना मैंने आपको कि जो भी मेजर डिसिप्लिनरी एक्शन है। दूसरा है कि जो भी लीगल रीइंबर्समेंट है हुई उस पब्लिक सर्वेंट के उसके रिलेटेड भी जो डिसीजन है पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि जो अमाउंट ऑफ पेंशन डिसाइड करनी है, मान लो किसी के लिए, मान लो मतलब कोई बंदा इंजर्ड हो गया और वो अपनी जॉब नहीं कर सकता, या फिर अपनी कब होना चाहिए वो, इम्प्लाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी जॉब के दौरान इंजर्ड हो गया, अब उसके लिए कुछ पेंशन प्रोवाइड करनी है उसको, तो वो पेंशन भी डिसाइड कब करेंगे हम, जब किससे कंसल्ट करेंगे, पब्लिक सर्व कमीशन के थ्रू। एक बार बहुत ही संक्षिप्त में कंक्लूड कर देता हूँ। जो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है वो प्रोवाइड हो रही है आर्टिकल 320 में। पहला क्या है इसमें कि जो भी मेजर डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लेंगे आपके खिलाफ, पर एक बार कंसल्ट करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन से। कोई भी लीगल रीइंबर्समेंट करानी है उसके लिए भी एक बार कंसल्ट करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन से। आपके लिए पेंशन प्रोवाइड करनी है क्योंकि आपको इंजरी हो गई है, किससे कंसल्ट करके करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो ये कुछ प्रोटेक्शन प्रोविजंस हैं जो दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 320 हमें, ठीक है। अब एक और प्रोविजन है जो है प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको हम कैट भी कहते हैं। क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट। ये कैट ऑलरेडी नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको अंडर आर्टिकल 320 ए इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में। जो कैट है ये ऑलरेडी नहीं था। कैट क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो कि केसेस देखता है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, राइट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज होगी आपकी, या कोई भी इनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं अराइज हो रहे हैं उनको कौन हैंडल करेगा, हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये ऑलरेडी नहीं था, ये इनकॉर्पोरेट किया हमने 1985 में, और ये एक्ट के थ्रू आया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और आर्टिकल है इसका 320 क्लॉज ए, आर्टिकल 320 ए, राइट। तो ये सब जो प्रोविजंस है ये इंश्योर कर रहे हैं किस चीज़ को, इंडिपेंडेंस को, किस में, सिविल सर्विसेज में। एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कि कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में हैं जो एक सिविल सर्वेंट को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहला बताया था मैंने आपको आर्टिकल 309 में। आर्टिकल 309 किसके बारे में बात कर रहा था, रिक्रूटमेंट और जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है उसमें पार्लियामेंट हो गई, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसाइड करेगी ये क्या कंडीशन ऑफ सर्विसेज रहेगी। उसके बाद मैंने बताया था आपको आर्टिकल 310। आर्टिकल 310 में डिस्कस किया था टेन्योर के बारे में। टेन्योर में क्या था कि अगर मान लो आपकी पोस्ट एबोलिश कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर कंपनसेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको। उसके बाद क्या था आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 में आपको मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि अगर आपको रिमूव करना है मेंबर को तो उसका सबॉर्डिनेट ना हो, उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो या उससे हायर रैंक का बंदा ही उसको रिमूव कर सकता है उसकी जगह से, ठीक है। उसके बाद जो भी चार्जेस लगाए हैं जो भी आपके ऊपर चार्जेस हैं आपको बताने पड़ेंगे, और आपको मौका भी देना पड़ेगा, आप उनको डिफेंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको, ठीक है। तीसरा प्रोविजन था 311 में
कि जो एक डेडिकेटेड इंक्वायरी कमेटी है वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी आपके खिलाफ उनको, राइट। ये थे 311। आर्टिकल 312 में बताया था मैंने आपको कि क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस मैंने बताया था आपको, आईएएस हो गए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गई, इंडियन पुलिस सर्विसेज हो गई, ये 312 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 320 डिस्कस किया हमने। आर्टिकल 320 में क्या बताया मैंने आपको कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपको क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा, एज ए गार्जियन एक्ट करेगा। उसमें मैंने बताया आपको 3 प्रोविजंस की, एक तो जो भी मेजर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने हैं आपके खिलाफ, आपके रिमूवल के खिलाफ, आपके डिमोशन के खिलाफ, वो सारे कहाँ से लेने हैं, कंसल्ट करके पब्लिक सर्विस कमीशन से, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो डिसीजन लेना है लीगल रीइंबर्समेंट का, वो भी किन से कंसल्ट करना है, पब्लिक सर्विस कमीशन से। उसके बाद आपको अमाउंट ऑफ पेंशन कितना देना है, मान लो आपकी इंजरी होगी, वो भी किन से कंसल्ट से देना है, पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो ये था आर्टिकल 320 में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लास्ट की कैट इस्टेब्लिश किया गया 1985 में, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ सर्विसेज और रिक्रूटमेंट वो हैंडल करती है कैट। और ये इनकॉर्पोरेट किया 320 आर्टिकल में, क्लॉज ए के अंडर। तो ये सब प्रोविजंस थे जिनके थ्रू हम इंडिपेंडेंस इंश्योर कर रहे हैं किसे, अपने सिविल सर्विसेज में। तो आज के लिए यही है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नेक्स्ट फीचर्स के साथ पेश होंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।